अस्सलाम वालेकुम। आई होप स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल को ना रिप्रोडक्शन इन सेल्स भी कहा जाता है या रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स, कि एक सेल कैसे रिप्रोड्यूस होता है, अपने जैसे नए सेल वो कैसे बनाता है। दिस इज कॉल्ड सेल साइकिल। इसी को हम लोग सेल डिवीजन भी कहते हैं। सेल साइकिल ये जो सामने आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूँ, सेल साइकिल का एक कंप्लीट है जो कि बैचलर लेवल पे बीएससी बॉटनी सी बुक में है। बॉटनी सी बुक क्या है? वो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है और ये टॉपिक हमारा सेल बायोलॉजी में आता है। तो इसे हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को डाटा नजर आएगा, ये मुख्तलिफ फॉरनर आर्थर की बुक से लिए गया डाटा है और एक कंप्लीट सीक्वेंस मैंने यहाँ पे बनाई है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सेल साइकिल क्या है, इसे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे रीड भी करूंगा और साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। सेल साइकिल, द सेल साइकिल रिप्रेजेंट्स अ सेल्फ रेगुलेटिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। अब देखिए सेल साइकिल क्या है कि एक बहुत सारी सीक्वेंस है, स्टेप्स हैं जो कि क्या करती है, सेल की ग्रोथ कंट्रोल करती है, सेल डिविजन्स को सेल डिवीजन में होने वाले तमाम इवेंट्स की सीक्वेंस को भी रेगुलेट किया जाता है। लेकिन सेल साइकिल का बेसिक मकसद क्या है, ये प्रोसेस होता क्यों है? इसलिए होता है कि नए बनने वाले सेल्स के पास क्रोमोसोम की तादाद, सेल का जो कंटेंट है वो इक्वल अमाउंट में उनको मिल सके। द गोल ऑफ सेल साइकिल इज टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स ईच कंटेनिंग क्रोमोसोम आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द पेरेंट सेल। अब देखें न्यू सेल जो बनते हैं, तो वो जो न्यू सेल बनेंगे, ठीक है, सेल साइकिल उसे हम कहेंगे। लेकिन सेल साइकिल का जो एक एक स्टेप है वो रेगुलेटेड है कि नए बनने वाले सेल के पास सेल डिवीजन, नए बनने वाले सेल्स जिन्हें हम डॉटर सेल्स कहेंगे, उनके साइटोप्लाज्म की कंटेंट कितनी होगी, ठीक है, उनके पास क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे। इन तमाम बातों को ये प्रोसेस क्या करता है, इंश्योर करता है। और पेरेंट सेल के जितने क्रोमोसोम, सेल का कंटेंट नए बनने वाले सेल्स के पास जाता है। Rapidly renewing population of human cell progress through the full cell cycle is about 24 hours, while other types of cell taken longer time. अब ह्यूमन सेल में जो सेल डिवीजन चल रही है, जो सेल साइकिल चल रहा है, ये 24 आवर में 1 से 2 सेल्स बनते हैं। अब हम देखेंगे सेल साइकिल की फेजेस कितनी है। सेल साइकिल की जो बेसिक फेजेस हैं, जिन्हें हम प्रिंसिपल फेजेस भी कहते हैं, वो दो होती है। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज, ठीक है। इंटरफेज और दूसरा क्या होता है, एम फेज होता है, जिसे हम लोग माइटोटिक फेज भी कहते हैं। तो इनका मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक फर्क बता दूं, बाद में हम इनको रीड करके एक्सप्लेन करते हैं। जो इंटरफेज होता है, बेसिकली क्या होता है, ये प्रिपरेटरी फेज होता है कि आगे जो नए सेल्स बनेंगे, तो सेल डिवीजन के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। अपने क्या करेगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को डबल करेगा, क्रोमोसोम की तादाद को डबल करेगा। ये क्या होता है, प्रिपरेटरी फेज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। और दूसरा होता है माइटो एम फेज, जिसे माइटोटिक फेज कहते हैं, जिसमें सेल डिवीजन होती है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन इन दोनों फेजेस को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है इंटरफेज। It represents continuous growth of cell and is subdivided into three phases: G1, G1 phase, S phase and G2 phase। अब इंटरफेज की अब कितनी फेजेस हैं? 3 है। G1 जिसे गैप 1 या ग्रोथ 1 भी कहते हैं। फिर S फेज आती है जिसे सिंथेसिस फेज कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, 1 से 2 नए डीएनए बनते हैं। फिर आ जाता है G2 फेज। इंटरफेज G1 फेज को अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरफेज की पहली फेज है। इट इज यूजुअली द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट वेरिएबल फेज ऑफ सेल साइकिल एंड इट बिगिंस at the end of M phase. During the G1 phase, the cell gather nutrients and synthesize RNA and protein necessary for for DNA synthesis and chromosome replication. देखिए G1 फेज क्या है, ये गैप 1 या इसे ग्रोथ 1 कहते हैं। देखिए इसके बाद कौन सी फेज होनी है, इसके बाद होनी है एस फेज, ठीक है। तो एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होगी, 1 से 2 नए डीएनए बनेंगे, क्रोमोसोम की तादाद डबल होती है। तो डीएनए की रेप्लिकेशन करने के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए, जितनी भी प्रोटीन चाहिए, वो सब की सब कहाँ पे सिंथेसाइज होगी, G1 में होगी।
क्लियर ये बात? तो डीएनए की रेप्लिकेशन करने के लिए जो हमें एंजाइम्स चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो तमाम की सिंथेसिस कहाँ होगी? जी1 में होगी। उसके बाद आ जाता है इंटरफ़ेज़ की जो दूसरी फ़ेज़ है, उसका नेम है एस फ़ेज़, जिसे डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस कहते हैं। Initiation of DNA synthesis marks the beginning of S phase, which is which is 7.5 to hour to 10 hours in duration. The DNA of the cell is doubled during the S phase and new chromatids are formed. अब S phase में क्या होता है? इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है जो कि 7.5 से लेके 10 आवर तक ये प्रोसेस चलता है। देखिए टोटल सेल डिवीजन कितनी है? 24 आवर है। उनमें से 7.5 से लेके 10 आवर कौन-सी फेज़ में यूज़ होती हैं? एस फेज़ में जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और यहाँ पे न्यू क्रोमेटिड्स बनते हैं। देखिए डीएनए की रेप्लिकेशन होगी 1 से 2 नए डीएनए बनेंगे। वो उन्हीं नए डीएनए से फिर आगे क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेंगे और यूँ क्रोमोसोम की तादाद डबल हो जाती है। हर एक क्रोमोसोम के 2 नए क्रोमेटिड बनते हैं। तो ये है एस फेज़ यानी सेल साइकिल की 2 फेजेज़ हैं, इंटरफ़ेज़ है और दूसरी कौन-सी होती है? एम फेज़। तो इंटरफ़ेज़ जिसमें सेल अपने आप को सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसकी फिर 3 फेजेज़ हैं। जी1 है, एस है और अब हम देखेंगे जी2 फेज़ जो कि इंटरफ़ेज़ की तीसरी फेज़ है। जी2 फेज़ में क्या होता है कि सेल अपने आप को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करेगा ख़ास तौर पे। तो यहाँ पे वो प्रोटीन्स बनेगी स्पिंडल फाइबर्स की सिंथेसिस होगी जो कि आगे जाके जिन्होंने एम फेज़ में यूज़ होना है। During this phase, the cell examines its replicated DNA in preparation of the for cell division. This is a period of cell growth and reorganization of cytoplasmic organelles before entering the mitotic phase या mitotic cells. ठीक है? The G2 phase may be as short as 1 hour in rapidly dividing cells of nearly indefinite duration in some polyploid cells and in cells such as primary oocyte and are arrested to G2 for extended periods. अब इसमें ये आता है कि G2 फेज में देखें एस फेज में तो डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई। रेप्लिकेशन होने के बाद अब सेल किस में जाएगा? G2 फेज में जो कि मैंने आप लोगों के साथ रीड किया। इसमें क्या होगा? ये बहुत शॉर्ट फेज होती है 1 आवर अप्रॉक्सिमेटली। इसमें होगा क्या कि इसके अंदर वो प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी जिन्होंने आगे स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनाना है और उसके बाद आ जाता है एम फेज जिसे माइटोसिस फेज या माइटोटिक फेज भी कहते हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है कि डीएनए की इसमें क्या होगा? डीएनए की डिवीजन हो इसमें सॉरी न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और फिर सेल की डिवीजन होगी। एम फेज में क्या होता है? इसे आमतौर पे माइटोसिस या माइटोटिक कहते हैं। नियरली ऑलवेज इंक्लूड बोथ कैरियोकाइनेसिस जिसे हम डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ सेल्स कहते हैं एंड लास्ट अबाउट 1 hour. Mitosis take place in several stages described in more detail below. Separation of two identical daughter cells include the M phase. अब एम फेज में क्या होगा? सेल की डिवीजन होगी। अब देखिए सेल के बेसिक 2 पार्ट हैं आमतौर पे। एक है उसका न्यूक्लियस और दूसरा क्या उसका साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिस बाकी सेल मेम्ब्रेन वगैरह। हम यहाँ पे सेल साइकिल के हवाले से बयान करेंगे। 2 बेसिक हिस्से हैं। पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होगी सेल के अंदर 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। फिर ओवरऑल सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और यूँ क्या हो जाते हैं 2 सेल बन जाते हैं। सेल साइकिल चेक पॉइंट्स इस पूरे टॉपिक का यहाँ पे ये मतलब है जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि सेल साइकिल में ना आया कि माइटोसिस है, मियोसिस है, कोई एक मरहला भी है, कोई एक फेज भी है, ठीक है? हर फेज को चेक करने के लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो उन स्टेप को रेगुलेट करती हैं। अगर इन चेक पॉइंट्स में कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है तो फिर सेल साइकिल नॉर्मल नहीं बल्कि एबनॉर्मल चलेगी। थ्रू आउट द इसे मैं आप लोगों के साथ रीड करता हूँ, स्क्रीन पे देखते रहें आप लोग। थ्रू आउट द सेल साइकिल सेवरल इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म आर चेक पॉइंट्स represented by biochemical pathways controls transition between cell cycle stages. Cell cycle stops at several checkpoints and can only proceed if certain conditions are met. For example, if cell has reached a certain size, checkpoints monitor and modulated the progression of cells through the cell cycle in response to intracellular or environmental signal. देखें जब एक सेल साइकिल हो जाती है
फॉर एग्जांपल सेल मैच्योर हो गया, उसका मैक्सिमम साइज़ अटेन कर लिया, फिर भी उसके एक-एक स्टेप को क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि उस सेल ने फंक्शंस क्या करने हैं। द रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट, और ये भी होता है कि जो सेल साइकिल का एक मरहला गुजर गया है, नेक्स्ट मरहले में सेल साइकिल एंटर हुई है, तो वो रिटर्न नहीं होगी, वो बैक नहीं चलता। ठीक है। थर्ड पैराग्राफ से है, a cell that leaves the cycle in the G1 usually begin terminal differentiation or entering to G naught phase. uh, जीरो जिसे हम ओ भी पढ़ते हैं, जीरो भी पढ़ते हैं, स्टैंड फॉर आउटसाइड ऑफ सेल साइकिल। द G1 phase may last for only a few hours, 9 to 12 hours in rapidly growing cells, or it may last a lifetime in non-dividing cells. उसके बाद हमारे पास आ जाता है द माइटोटिक कैटाटोस्ट्रोफ। ठीक है। इसमें क्या होता है, मेल फंक्शन ऑफ एनी ऑफ द चेक पॉइंट एट G1 S एंड G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल, द चेक पॉइंट एट M फेज may lead to a mitotic catastrophe. अब इसमें होता क्या है कि अगर किसी भी चेक पॉइंट में मेल फंक्शन आ जाता है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर वो क्या करेगा, माइटोटिक जो माइटोसिस है, वो नॉर्मल नहीं चलेगी, बल्कि क्या चलेगी, अब वो एबनॉर्मल चलेगी, जिसमें सेल की डेथ भी हो सकती है। दो तरह की फिर कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा, नेक्रोसिस का या फिर एपोप्टोसिस का। देखें डायग्राम, देखिए आप लोग यहाँ पे कि ठीक है। अब इसमें क्या होता है, माइटोटिक कैटाटोस्ट्रोफ है। अब इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर एबनॉर्मल सिग्नल आ जाते हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाती है, कोई एनवायरमेंटल सिग्नल आ जाता है, तो उसमें क्या होगा, फिर वो नेक्रोसिस की तरफ जाएगा, जिसमें माइटोटिक सेल की डेथ भी हो सकती है। तो ये प्रॉपर तरीके से सेल डिवीजन नहीं चलेगी। Cells that fail to execute the apoptotic cycle are likely to divide asymmetrically in the next round of the cell division. This leads to the generation of aneuploid cell containing abnormal chromosome number. Thus, a mitotic catastrophe may be regarded as one of the mechanisms contributing to oncogenesis, tumor cell development. अब इसमें oncogenesis क्या है, ये एक लफ्ज है, ऑनको कहते हैं ट्यूमर यानी कि कैंसर को कहते हैं, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ ट्यूमर्स और कैंसर। इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल्स बनेंगे, और एबनॉर्मल सेल बनने को कैंसर कहा जाता है। इसके नतीजे में एबनॉर्मल सेल्स फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन वो एबनॉर्मल सेल एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर ढेर ग्रुप बनाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्यूमर्स का नेम देती हैं। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हर स्टेज स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स है, अगर वो चेक पॉइंट नॉर्मल फंक्शन नहीं करते कोई इन्वायरमेंटल या सिग्नल की वजह से, फिर क्या होगा, माइटोटिक कैटास्ट्रोफ होगा, यानी एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि देयर आर टू वेज ऑफ सेल साइकिल। टू वेज कौन से होते हैं, एक होता है इसके अंदर माइटोसिस, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा क्या होता है, माइटोसिस। ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ कि सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जिसमें फिर इसमें इंटरफेज है और माइटोटिक फेज है। इंटरफेज यहाँ पे आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया, तीन फेजेस होती हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज होती है। और तीसरा दूसरा पॉइंट इसमें क्या था कि अगर माइटोसिस का कोई एक चेक पॉइंट डिस्टर्ब होता है, ओवरऑल सेल साइकिल का प्रोसेस क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, नॉर्मल के बजाय क्या बनते हैं, एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा माइटोसिस को। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखें, इस कंटेंट को पढ़ें, और कोई कंफ्यूजन होती है किसी भी हवाले से आप लोगों की, तो आप लोग कमेंट्स में आके क्वेश्चन लास्ट में पूछेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।